दीपक सिंगल वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों बात करते हैं दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के परस्पेक्टिव से एंड फॉर द ऑल अदर एग्जामिनेशन। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन और ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली जितनी भी करंट वीडियोस होंगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट 20 स्लाइड्स को कवर करेंगे एंड देन इन द सेकंड पार्ट आई विल कवर द नेक्स्ट 20 स्लाइड्स एंड द रिमेनिंग स्लाइड्स विल बी कवर्ड इन द थर्ड वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से। अगर आप देख पा रहे हैं, पहली वीडियो जो है सॉरी पहला पार्ट जो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट में सबसे पहले आता है आपके पास अष्टलक्ष्मी महोत्सव। देखिए, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 जो कि एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत ही कल्चरल रिच हेरिटेज को और इकोनॉमिक हेरिटेज को। ये 6 दिसंबर में शुरू हुआ प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे चेयरमैन के रूप में जो उपस्थित रहे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर एज अ चेयरमैन he was available, because as of now he is the Union Minister of Communication and Development of Northeast region of India। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पूरी समिट को इनॉग्रेट किया, इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। एंड सिंधिया सेड मिस्टर सिंधिया सेड कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या सिंबलाइज करता है, अष्टलक्ष्मी से हमारा क्या मतलब है। ही सेड अष्टलक्ष्मी हियर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, ऑपुलेंस, प्योरिटी, वेल्थ, नॉलेज, ड्यूटी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और इस पूरे की पूरे प्रोग्राम का एक मैस्कॉट भी रखा गया। मैस्कॉट का नाम रखा गया पूर्वी, एज यू कैन सी। व्हाट इज दिस पूर्वी? पूर्वी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ऑल द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब यहाँ पर ये 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स किस तरीके से हो गए? वैसे तो देखिए, आपने 7 सिस्टर्स ही पढ़ा होगा, जिसमें सबसे पहले अरुणाचल है, उसके बाद असम आता है ना, फिर उसके बाद मेघालय आता है, देन वी हैव मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और यहाँ पे जो एट्थ है वो सिक्किम है। हालांकि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट रीजन में 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता, बट यहाँ पर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक सिक्किम को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे जो पूर्वी मैस्कॉट है, ये सिंबलाइज करता है डाइवर्स कल्चर एंड द एस्पिरेशंस ऑफ दिस रीजन। चलते हैं बेटा सेकंड करंट की तरफ। सेकंड करंट है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन का जो चेयरमैन है, वो इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है। तो इंडिया हैज सिक्योर्ड इज री इलेक्शन टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कमीशन, सॉरी नॉट चेयरमैन बट मेंबर। तो पिछले साल भी हम लोग यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन के मेंबर थे, और इस बार भी 2025-2026 टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर मेंबर चुन लिए गए हैं। ये अनाउंसमेंट जो है, ये परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर शेयर की गई। और आपको बता दूं, इंडिया जो है वो इस पीस बिल्डिंग कमीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना दिसंबर 2005 में हुई थी। और आपको बता दूं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी जो यहाँ पर पीस बिल्डिंग एफर्ट्स को सपोर्ट करती है इन द कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन। आपने सुना ही होगा ना, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, वॉर ज्यादा होती है ना, वहां पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को तैनात कर दिया जाता है। तो वो पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय करने के लिए जो मिशन आप लोगों को पढ़ना है, दिस इज द यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन। इसी के द्वारा वो सारा डिप्लॉयमेंट होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट की तरफ। ये बहुत ही वायरल न्यूज थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला कंट्री बन गया जिसने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है फॉर अंडर 16, मतलब 16 साल या उससे कम के बच्चों के लिए। यहाँ पर सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन कर दिया, जैसे टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स, इंस्टाग्राम। अब बाय चांस मान के चलो कि आपको पता ही होगा, जब आप अकाउंट बनाते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो वो आपसे एज पूछता है, राइट? तो जब आप एज वहां पर डालते हैं अपनी, मतलब अपना बर्थ ईयर डालते हैं, बर्थ ईयर के हिसाब से अगर आप इफ यू आर फाउंड टू बी यंगर देन 16, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑस्ट्रेलिया में विल नॉट अलाउ यू टू होल्ड एन अकाउंट। हाँ, वो बात अलग है कि इसको ब्रीच करने का तरीका है। आप अपने बर्थ ईयर को थोड़ा सा आगे बढ़ा के, सॉरी थोड़ा सा पीछे बढ़ा के उसको लिख सकते हैं। आप अपने आप को 17 ईयर्स का शो कर सकते हैं, तो ये चलेगा। बट अगर बाय चांस यहाँ पर अथॉरिटीज पकड़ी गई, मतलब कोई भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पकड़ा गया जहां पर 16 साल से कम बच्चों के अकाउंट्स
वहां पर दिखाए जा रहे हो या वहां पर एक्टिव दिखाई दिए, तो ये $33 मिलियन का, $33 मिलियन अमेरिकन और वैसे $50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन की पेनल्टी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लगाने का इस लॉ में एक प्रोविजन है। तो ये लॉ जो है ये सेनेट में पास हुआ 34 वोट्स के साथ, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हुआ 102 वोट के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को इमेज में दिख रहे होंगे, इनका नाम एंथनी एल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है और यहाँ पे करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट की तरफ, एंड दिस इज अबाउट कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस बार के कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो ये इनॉग्रेशन है, पहली बात ये हुआ 4 दिसंबर को, एंड इट विल गो ऑन अंटिल 11 दिसंबर। और ये 30th एडिशन होगा कोलकाता इंटरनेशनल फेस्टिवल का। हर साल इसमें कोई ना कोई एक जो कंट्री है उसको फोकस कंट्री रखा जाता है, जहाँ पे उस कंट्री की ज्यादातर फिल्म्स यहाँ पर फीचर की जाती है। तो इस बार का फोकस कंट्री है इस पूरे फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस। अगर हम बात करें तो इस पूरे फिल्म फेस्टिवल में 175 फिल्म्स को फीचर किया जाएगा फ्रॉम 29 कंट्रीज। मेजॉरिटी फिल्म्स यहाँ पर फ्रांस से ली गई है ना। तो कितनी फ्रेंच फिल्म्स को यहाँ पर आउट ऑफ 175 फीचर किया जाना है? अप्रोक्सीमेट 21 फ्रेंच फिल्म विल बी शोकेस्ड इन दिस कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो एक इंपॉर्टेंट करंट क्या बन सकता है कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एडिशन कौन सा है इस साल का? 30th एडिशन। और कौन सी कंट्री को फोकस कंट्री रखा गया है? तो दोस्तों फ्रांस यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये इस बार का देखो 2024 में ये अवार्ड 2023 के विनर को दिया जाता है, और ऑफ कोर्स 2026 में ये 2025 में ये 2024 वाले मतलब एडिशन में ये अवार्ड चलेगा। तो ये एक साल पीछे चलता है। तो इस साल ये अवार्ड दिया जा रहा है किसको? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है डैनियल बैरन बोइंग को। डैनियल बैरन बोइंग जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड पियानिस्ट है, इज अ वर्ल्ड रिनाउंड कंडक्टर। एंड अली अबू अवध जो कि एक पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट है। तो दो लोगों को इस बार इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट दिया जा रहा है। दोनों के नाम बता दूं, फर्स्ट इज डेनियल बैरन बोइंग एंड द सेकेंड इज अली अबू अवध। हो सकता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा और आपका डिफरेंट हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। इसको 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बात, इसमें बेटा आपको मॉनेटरी प्राइज भी मिलता है, दैट इज 25 लाख रुपीज, इंडियन रुपीज। इसको अब आप डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए। जनरली उस आदमी को ये प्राइज मिलता है जिसने पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी हो। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट की तरफ चलते हैं। ही इज डॉक्टर डॉक्टर जयतीर्थ डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है ये बन गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ या नए हेड। आपको बता दूं बेटा, ब्रह्मोस मिसाइल एक, पहली बात तो क्रूज मिसाइल है। मिसाइल्स भी तरह तरह की होती है यार। पहली मिसाइल्स को आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पैराबोला बनाकर आती है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, ऊपर से ही पैराबोला बनाकर घूमेगी और टारगेट की पोजीशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एंटर करेगी। ऐसी मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है बेटा वो रेडार आराम से पकड़ सकता है, बट अब मैं क्रूज मिसाइल की बात करता हूँ। तो क्रूज मिसाइल जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ता है और उसके बाद जमीन से पैरेलली चलने लगता है। ऐसी मिसाइल्स को आप लोग क्रूज मिसाइल्स कहते हैं। और क्रूज मिसाइल की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि रेडार की पकड़ में ये आते नहीं है, क्योंकि रेडार जो होते हैं ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ऊपर की तरफ सिग्नल्स भेजते हैं। तो क्रूज मिसाइल काफी घातक हो जाती है उसमें। तो ब्रह्मोस में जो BRAH है, ब्रह, ये ब्रह लिया गया है ब्रह्मपुत्र से, और मॉस लिया गया है मॉस्को से। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, और ये हमारी इंडिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि अपनी एक्यूरेसी, अपनी प्रिसीशन, अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। तो इसी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट की तरफ चलते हैं बेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 1207.5 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। अब इसमें क्या करेंगे? देखो, इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूं मैं, INS विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं मैं। तो INS विक्रमादित्य का शॉर्ट रिफिट किया जाएगा कोचीन शिपयार्ड में। नाउ व्हाट इज दिस शॉर्ट रिफिट? दोस्तों रिफिट भी ना तीन तरीके के होते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला तो है असिस्टेड असिस्टेड मेंटेनेंस पीरियड, जो कि हर साल किया जाता है, इट इज कंडक्टेड एवरी ईयर। फिर आता है शॉर्ट रिफिट। शॉर्ट रिफिट में कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, और ये हर 5 साल में एक बार किया जाता है। एंड देन वी हैव मीडियम रिफिट, जो कि 15 से 18 महीने की एक पूरा प्रोसेस है, और ये हर 10 साल में एक बार किया जाता है। जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा आपको, रिफिट। रिफिट क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हम लोग जनरली उनका मेंटेनेंस होता है यहाँ पर, ठीक है? तो उसका मेंटेनेंस एनुअली, आफ्टर एवरी लाइक 5 ईयर और आफ्टर एवरी 10 ईयर करना जरूरी क्यों होता है? ताकि वो अपनी सर्विसेज बिना रुके कंट्री को देते रहे, है ना? क्योंकि उनका एक स्मूथली चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के पास विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब मैं विक्रमादित्य की बात कर लूं आपसे, तो 45,000 टन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको वैसे तो रशिया ने बनाया था। और कहाँ पर? रशिया की कंपनी है यहाँ पर, एडमिरल गुर्शकोव। एडमिरल गुर्शकोव के द्वारा इसको बनाया गया था रशिया में, और इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था इन द नवंबर 2013। तो गुर्शकोव, एडमिरल गुर्शकोव बिल्ट इट इन रशिया, और उसके बाद इसको इंडिया को दिया गया। इंडिया में ये कमीशन हुआ आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से। तो रिफिट का मतलब, जब आप कैरियर को सीवर्दी बनाने के लिए, कैरियर को ऑपरेशनल बनाने के लिए जो उसकी मेंटेनेंस होती है, तो किसी भी कैरियर की मेंटेनेंस के 3 साइकिल्स होते हैं। एक तो हर साल होता है, एक हर 5 साल में होता है, और एक हर 10 साल में होता है। तो ये हर 5 साल वाला जो मेंटेनेंस है, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पर इस कंपनी को 1207 करोड़ देगी। इसके बाद चलते हैं आगे। इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी ने बेटा यहाँ पर अभी सक्सेसफुली अपना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 कर लिया है पूरा। इस बार इंडिया और सिंगापुर का ये अग्नि वॉरियर 2024 एक्सरसाइज, ये 13th एक्सरसाइज था। इसको XAW के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो प्लीज इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद करके जाइएगा। ये एक्सरसाइज 28 नवंबर से शुरू हुई और 30 नवंबर को कंपाइल हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहां पर आता है, इंडिया का पोजीशन क्या रहा इस बार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। देखो, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तो हम लोग 60th नंबर पर थे आउट ऑफ 133। इस बार 133 इकोनॉमीज को रेट किया गया, और इस साल की रैंकिंग हम लोगों की पिछले साल की रैंकिंग से काफी अच्छी है। वी आर स्टैंडिंग एट 49th। तो इससे क्या पता लगता है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में आप लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिया का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की डिजिटल कैपेबिलिटीज, और हम लोगों की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन काफी इंप्रूव हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? तो बेटा कंपनी का नाम यहां पर लिख लीजिए, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट एंड सेड बिजनेस स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट एंड सेड बिजनेस स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जॉइंटली नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को आपके सामने लेकर आते हैं। इसमें टॉप 10 कंट्रीज कौन सी रही? तो आप देख रहे हैं, फर्स्ट कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड इज सिंगापुर, थर्ड इज फिनलैंड, और नीचे से अगर टॉप की बात करें तो 10th नंबर पर डेनमार्क, 9th पर जर्मनी, 8th पर यूके यूनाइटेड किंगडम, एंड वी आर स्टैंडिंग एट 49th पोजीशन, विच इज फार बेटर इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर्स रैंकिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहां पर आ जाता है आपके वर्ल्ड एड्स डे के बारे में, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, एंड 1 दिसंबर के बाद 2 दिसंबर को भी सेलिब्रेट नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट की तरफ। 2 दिसंबर को यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 2 दिसंबर 2024। और इसके बाद 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार के क्लैट और एलेट के पेपर्स में अगर आप देखें, तो कहीं से भी कोई भी दिन पूछ रहे हैं ये लोग, इसलिए आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट डे, वो भली इंपॉर्टेंट हो ना हो, बट मैं इसको एंटायरिटी में लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को करंट याद नहीं करना है, यू कैन नॉट मेमोराइज करंट, आई नो। तो आपको केवल सुनना है एंड ट्राई टू एंजॉय द क्लास, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। ट्राई टू एंजॉय द क्लास एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जब आप एंजॉय करके पढ़ते हैं ना, तब यू कैन एक्चुअली मेमोराइज थिंग्स फॉर अ लार्जर, लाइक फॉर अ ग्रेटर टाइम पीरियड। क्योंकि अगर आप रॉट लर्निंग करेंगे बेटा, आज याद कर लेंगे, नेक्स्ट डे यू विल ऑफ कोर्स गोइंग टू फॉरगेट इट। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट करंट है ये, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इस बार का बजट आया था ना, 2000, आई एम टॉकिंग अबाउट बजट 2024। बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमन ने ना एक स्कीम अनाउंस करी थी, और स्कीम का नाम यहां पर था प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप स्कीम में इन्होंने क्या बोला था
इंटर्नशिप स्कीम में इन्होंने ये बोला था कि हम लोग इंडिया की 500 कंपनीज के साथ कोलैब करेंगे। लाइक जो इंडिया की 500 कंपनीज होंगी, और ये कोलैबोरेशन वॉलेंट्री बेसिस पर होगा, मैंडेटरी नहीं है। कंपनी आए, अपने आप को रजिस्टर करे कि वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करना चाहती है, हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, तो ये वॉलेंट्री बेसिस पर होगा। तो आईटीसी, इंडियन ऑयल, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा जैसी बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर रजिस्टर किया, और ये कंपनीज आपको इंटर्नशिप देने वाली थी। इंटर्नशिप यहाँ पर ये पेड इंटर्नशिप होगी, जहाँ पे इंटर्न्स को एक स्टिपेंड 5,000 रुपये महीने का मिलेगा, जिस 5,000 में 4,500 तो गवर्नमेंट दे रही है, और 500 रुपये केवल कंपनी को देने हैं, वो भी सीएसआर कंट्रीब्यूशन के नाम पर वो कंपनी देगी। तो ओरिजिनली इंटर्नशिप्स का या इंटर्न्स का पहला बैच वैसे तो 12 दिसंबर को स्केड्यूल किया गया था, है ना, बट इसकी जो डेट है इसको दोबारा से पोस्टपोन कर दिया है, और सरकार ने ये बोला है कि वी आर बिट डिलेइंग दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, और अभी नेक्स्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है कि कब से ये फर्स्ट बैच ऑफ इंटर्न्स इन कंपनी में इंटर्नशिप को ज्वाइन करेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि एप्लीकेशन जो थी ना, वो 3 अक्टूबर 2024 से ही शुरू हो गई थी, और इस स्कीम के बारे में यूनियन बजट 2024-25 में पहली बार बात की गई थी। इसके बाद आगे बात करते हैं। आप यहाँ पे चिराग पासवान देख रहे होंगे यार, बिहार से ही आते हैं, और इंडिया के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो बिहार ने इस बार फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट, इस बार ये बिहार में हुई, और फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट बिहार के ताज सिटी सेंटर पटना में हुई। आपको बता दूं इसके बारे में, चिराग पासवान यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर चीफ गेस्ट रहे। और पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है बिहार के पोटेंशियल को शो करना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बिहार का क्या पोटेंशियल है, और बिहार किस तरीके से अपने आप को हब की तरह डिवेलप कर सकता है ना। तो ये पूरा की पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो था वो दो चीजों पर फोकस रहा, बिहार के एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के ऊपर, और बिहार में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट तेलंगाना। तेलंगाना में आपको बता दूं बेटा, 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी, और तेलंगाना जो है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी कैसे चला रहा था, ये बोलता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो वो लोकल बॉडी इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकता है। तो लोकल बॉडी कंटेस्ट जो इलेक्शंस है उसमें आप कंटेस्ट नहीं कर सकते इफ यू होल्ड मोर देन 2 किड्स। तो अब इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को तेलंगाना ने स्क्रैप कर लिया है। जैसे आंध्र प्रदेश में था ये पहले पॉलिसी, जब इनका डिवीजन नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश ने तो खैर स्क्रैप कर ही दिया था। अब तेलंगाना भी इस साल इसको स्क्रैप कर रहा है। तो कौन से एक्ट में ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लिखी हुई थी? पंचायती राज एक्ट 2018 में 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ था। तो अब इस पॉलिसी को ये लोग रिवर्स कर रहे हैं। रीजन आपको बता दूं, ये कह रहे हैं 2047 तक जब तक इंडिया डेवलप होगा तो हमारी कंट्री में एल्डर पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उनकी टेक केयर करने के लिए यंगस्टर्स बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए दे आर नाउ डूइंग अवे, दे आर पार्टिंग देयर वेज विद दिस 2 चाइल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की कुछ पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट आई थी अभी हाल फिलहाल में, और इंडिया ना पोल्यूटेड सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल लीडर की तरह निकला है। मतलब वी हैव द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द टॉप 100 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इन द टॉप 100 पोल्यूटेड सिटीज इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 39 रहा। मतलब टॉप 100 सिटीज को अगर आप देखें तो 39 सिटीज अकेले इंडिया से निकल कर आ रही है, जिसमें सबसे पोल्यूटेड सिटी थी बेगूसराय। ये रैंक नंबर 1 में रही 2023 में। उसके बाद सेकंड पोल्यूटेड सिटी गुवाहाटी, थर्ड पर दिल्ली, और फोर्थ पर आप यहाँ पर मुलानपुर को देख रहे हैं। और दिल्ली क्योंकि थर्ड नंबर पर है ना, इसलिए दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कुछ और पोल्यूटेड सिटीज में पटना, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद भी रहा। तो मतलब देखा जाए तो टॉप 100 पोल्यूटेड सिटीज में 39 तो केवल इंडिया से आ रही थी, 30 सिटीज चाइना से आ रही है, पाकिस्तान से 7 आ रही थी, और बांग्लादेश से 5। तो अगर मैं इनको टोटल कर लूं तो मैं ये कह सकता हूं, मतलब 50 सिटीज यहाँ पर एशियन कंट्री से आ रही हैं। एशियन कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं जयशाह। जयशाह बन गए हैं आईसीसी के नए चेयरमैन, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और 1 दिसंबर 2024 को इन्होंने ऑफिशियली चेयरमैनशिप संभाली। एंड आपको बता दूं, इससे पहले ग्रेग बार्कले थे आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी का हेडक्वार्टर काफी सालों तक तो लंदन में ही रहा। उसके बाद 2000 आई गेस 19 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था दुबई, और अब आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फाउंडेशन 1909 में हुआ। और अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो ही इज द 5th इंडियन टू होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ आईसीसी।
इससे पहले कौन कौन से इंडियंस आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं? तो जगमोहन दालमिया, शरद पवार, शशांक मनोहर और एन श्रीनिवासन आईसीसी जैसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन बन चुके हैं। इसके बाद आपको बता दूं, हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। अगेन इंडियन और मलेशियन मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2 दिसंबर को ये शुरू हुई। इस बार मलेशिया में हुई थी, पिछले साल ये मेघालय में हुई थी, इंडिया में। एक्सरसाइज 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। एक्सरसाइज का मोटो क्या है? 2 नेशंस 1 मिशन एंश्योरिंग ग्लोबल पीस। तो मलेशिया हमारी ही तरह एशियन कंट्री है, आसियान का मेंबर है, तो इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ कोर्स कोऑपरेशन को काफी बढ़ावा देती है। इसके बाद सिनबेक्स की बात कर रहा हूं बेटा। सिनबेक्स एक्सरसाइज पुणे में शुरू हुई, और ये एक्सरसाइज जो है ये इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, कंबोडिया से पहले हम इस कंट्री में कभी भी कोई इस कंट्री से कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोगों ने आज तक कभी करी नहीं है। तो ये इंडिया और कंबोडिया की आर्मी का पहला जॉइंट मतलब टॉप एक्सरसाइज है, पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, विच इज कॉल्ड सिनबेक्स। तो ये फर्स्ट एडिशन ही है। कंबोडिया के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन मैनेट है, और यहाँ पर फेनोम फेन इसकी कैपिटल है। रियाल इस कंबोडिया की करेंसी है। एक बार मैप पर देख के जरूर जाइएगा, आई गेस सीयूईटी में इनकी करेंसीज, इनके प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद मैक्स वेस्टैपन की बात करते हैं। अगेन दिस मैन हैज वॉन द कतर ग्रैंड प्रिक्स। किस्मत बहुत अच्छी है इनकी। वैसे तो देखिए ये काफी नीचे थे, बट मैक्स वेस्टैपन को जीत इसलिए मिल गई क्योंकि जो नंबर 1 आया था ना, उस पर बहुत सी पेनल्टीज लग गई। तो बहुत ही ड्रामेटिक इंसिडेंट्स हुए कतर ग्रैंड प्रिक्स में। वैसे तो लैंडो नॉरिस ये 10 सेकंड से आगे चल रहे थे, मतलब आपको वैसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम से आगे चल रहे थे, तो इनकी लीड थी। बट कहते हैं ना कि वो F1 रेस में आप रुकते हैं, वो कार का टायर वायर चेंज करना होता है, तो थोड़ा ज्यादा समय ले लिया इन्होंने, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगी 10 सेकंड्स की। और वो 10 सेकंड्स की वजह से ही मैक्स वेस्टैपन जो है ये विनर डिक्लेयर हो। मैं मैक्स वेस्टैपन की बात करता हूँ तो मैकलेरन, सॉरी, रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं ये। मतलब ये रेड बुल कंपनी के लिए कार चलाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। 98% F1 रेसेस में अगर आपको ये नाम दिख जाए ना, मैक्स वर्स्टैपेन, तो आंखें बंद करके टिक कराना इसे आप। 98% रेसेस में यही विनर होता है। उसके बाद 3 दिसंबर को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एंड इस बार का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 रहा ब्रेन रॉट। क्या रहा बेटा? ब्रेन रॉट हर साल निकलता है, तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जनरली 2024 डिक्लेयर किया गया है। और इसका एक बार हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हर साल एक ना एक वर्ड जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर होता ही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा ब्रेन रॉट का मीनिंग बताइए, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम ब्रेन रॉट के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड बताता है सर इसका मतलब है एक ऐसा टर्म, ब्रेन रॉट का मतलब होता है एक एक ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग टू मच लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट। आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा होगा। आजकल बहुत ही मतलब अगर हम ऑनलाइन कंटेंट की बात करते हैं तो मतलब बहुत ही सब्सक्राइबर्स की रेस में फालतू के कंटेंट डिलीवर किए जा रहे हैं कुछ चैनल्स। तो ये जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का ऑनलाइन कंटेंट है, जो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये डिजिटल कंटेंट आप लोगों को दिखता है, वो जरूरत से ज्यादा सुनने की वजह से आप पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस नेगेटिव इफेक्ट को यहाँ पर ब्रेन रॉट कहा जाता है ना। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो देखिए है तो गलत। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिलहाल। दिस वॉज द फर्स्ट, सॉरी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक करंट और उसके बाद मेरा फर्स्ट वीडियो जो है, लाइक फर्स्ट पार्ट विल बी फिनिश्ड। हम लोग बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना, जैसे बिस्लरी, किनले, सुना होगा आप लोगों ने, जो मिनरल वाटर है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पर फसाई ने क्लासिफाई कर दिया है एज अ हाई रिस्क फूड कैटेगरी। तो जो भी प्रोडक्ट्स हाई रिस्क फूड कैटेगरी में लिस्ट किए जाते हैं ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो उन प्रोडक्ट्स को पहली बात तो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने से पहले, ठीक है, उनको बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स में से, बहुत सारे टेस्टिंग में से गुजरना पड़ता है। और वो एक बार नहीं होती है। हाई रिस्क फूड प्रोडक्ट्स जो कैटेगराइज हो जाते हैं, उनको हर साल ऑडिट
मतलब उन उन प्रोडक्ट्स की हर साल फसाई जो है वो ऑडिट करवाती है। अपनी थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसीज की सहायता लेकर फसाई उन प्रोडक्ट्स की हर साल ऑडिटिंग करवाती है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि हर साल आप लोग फसाई के डंडे के नीचे ही रहोगे। आपके आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक यहाँ पर हर साल होगी। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर जो है, अब ये मतलब क्योंकि हाई रिस्क कैटेगरी में आ गए हैं, तो इनको मैंडेटरी इंस्पेक्शंस, इनको थर्ड पार्टी ऑडिट्स, इससे हर साल गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी डिसीजन लिया है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो सर्टिफिकेशन इन प्रोडक्ट्स को मिला हुआ था ना, अच्छा जिसको BIS सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, वैसे मैं ये बता दूं, उसको हर साल ऑडिट, उसको हर साल अपने प्रोडक्ट्स का क्वालिटी चेक नहीं करवाना होता। तो गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ना इन सभी जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज और मिनरल वाटर्स हैं यहाँ पर जो बिक रहे हैं, उनसे BIS सर्टिफिकेशन वापस ले लिया है, या उनका BIS सर्टिफिकेशन रिमूव कर दिया है। इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क फूड कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हर साल उनका ऑडिट, हर साल उनका जो क्वालिटी चेक है, ये थर्ड पार्टी एजेंसीज के द्वारा करवाया जाए। ट्रांसजेंडर क्लिनिक अपने सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में इनॉग्रेट कर दिए। आपको बता दूं, ये पहली बार हो रहा है इंडिया में। लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टेट टू डू समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स इन ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना, यहाँ पर तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर रेवांत रेड्डी ने फ्लैग ऑफ कर दिया है। 213 एम्बुलेंस भी यहाँ पर जो है वो फ्लैग ऑफ की गई है ड्यूरिंग द हेल्थ फेस्टिवल सेलिब्रेशंस। आपको बता दूं, तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है वो ट्रांसजेंडर क्लिनिक होगा, जिनको ये मैत्री क्लिनिक्स कह रहे हैं। और ये 2 दिसंबर को किया गया। यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन फॉर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, इंक्लूसिव हेल्थ केयर, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। हर एक क्लिनिक जो है वो एक मेडिकल डॉक्टर ट्रेंड इन ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर उसके द्वारा चलाया जाएगा। हर एक मैत्री क्लिनिक में एक काउंसलर और एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी चैंपियन होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। जहां पर यूपी में इस बार महाकुंभ होगा ना, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही यूपी ने, या उस पूरे एरिया को ही यूपी ने महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मतलब वो कर दिया है, नोटिफाई कर दिया। तो जिस जगह पर यूपी में महाकुंभ होने वाला है, उस पूरे एरिया को यूपी ने एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है टेम्परेरी, एक नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है फॉर द महाकुंभ मेला 2025, जो कि वैसे नेक्स्ट ईयर होना है जनवरी में। अभी से ही प्रिपरेशन शुरू हो गई है। आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे एरिया में वैसे तो 67 विलेजेस आती हैं, जैसे कि सदर तहसील की 25 विलेजेस, सौरभ तहसील की 3 विलेजेस, फूलपुर तहसील की 20 विलेजेस, करचना तहसील की 19 विलेजेस। तो ये सारी विलेजेस मिलकर अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बना रही है, टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 67 विलेजेस होंगी। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा डिस्ट्रिक्ट बन गया। वैसे ये पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है जहां पर महाकुंभ मेला होना है, बट इस प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट क्योंकि बहुत बड़ा है और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का DM वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहेगा, तो एक महाकुंभ मेले को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला अथॉरिटी एक्ट 2027 के सेक्शन सेकंड का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जहां पर महाकुंभ मेला होने वाला है वो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट काउंट किया जाए, है ना। तो उससे ना पावर बढ़ जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं सिगरेट्स, टोबैको और एरेटेड बेवरेजेस के ऊपर। हो सकता है कि गवर्नमेंट एक नया स्लैब ला दे। GST का वैसे अभी तक तो मैक्सिमम स्लैब हमने 28% सुना होगा, बट अब एक नया स्लैब गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, विच इज द स्लैब ऑफ 35%। और इस नई 35% स्लैब्स में सिगरेट, टोबैको और सारी एरेटेड बेवरेजेस आने वाली है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेड थे बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, उन्होंने प्रपोज किया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के स्ट्रक्चर में एक नया टैक्स स्लैब ले आते हैं 35% का, जिसमें सिगरेट, टोबैको और एरेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आएंगे। वैसे इंडिया में अभी तक GST 4 स्लैब्स में अवेलेबल है। 5% लोएस्ट है, 28% हाईएस्ट है, और इन बिटवीन यू ऑल्सो फाइंड अ स्लैब ऑफ 12% एंड 18%। तो इस 35% के साथ अब एक थर्ड स्लैब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद उबर, सबने सुना ही होगा, उबर ने यहाँ पर अब श्रीनगर में कैब सर्विसेज तो इनकी है ही, बट अब ये शिकारा सर्विसेज भी लॉन्च कर दी इन्होंने। मतलब अब आप उबर का इस्तेमाल कर कर श्रीनगर के डल लेक में यू गाइस कैन बुक उबर शिकारा। देखो, शिकारा की छत पर उबर लिखा है। तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन डल लेक ऑफ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। एक बहुत ही इनोवेटिव सर्विस है, इससे पहले कभी किसी ने शुरू नहीं करी। बहुत ही मॉडर्न हैसल फ्री वे है कि टूरिस्ट जाए और कॉम्पिटेटिव प्राइसेस पर अपने शिकारा बुक करें। इसके बाद हम बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की।
गेल इंडिया लिमिटेड को अभी बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से ऑनर किया गया है। और कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है इनको? इनिशिएटिव्स इन प्रमोटिंग हाइड्रोजन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड इनको दिया कहां पर गया? फिपी, फिपी ऑयल एंड गैस अवार्ड 2023 की सेरेमनी चल रही थी इस साल, इधर दिल्ली में। उस समय ये अवार्ड गेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया? आपको यहाँ पर सेंटर में सरदार जी दिख रहे होंगे, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। इसके बाद आगे बात करते हैं हुडको। हुडको ने लॉन्च कर दिया है गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन छत्तीसगढ़। पहले तो आप ये समझ के चलिए कि हुडको का मतलब क्या है। हुडको स्टैंड्स फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है इंडिया की। ठीक है। और इन्होंने गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम शुरू किया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली। तो क्या है ये गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम? सर इसका एम केवल छोटा सा इतना रहेगा कि छत्तीसगढ़ के इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैल न्यूट्रिशन है उससे थोड़ा बहुत बच्चों को बचा सके। तो यहाँ पर 8,000 बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि 83 गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में पढ़ते हैं, मतलब क्लास वन से लेकर 8 तक के बच्चों को क्या मिलेगा? 200 ml का उनको ये फ्लेवर्ड मिल्क देंगे। मतलब 200 ml का फ्लेवर्ड मिल्क देंगे उनको, हर बच्चे को, हर दिन, फॉर 175 डेज। इससे होगा क्या? बच्चे की ओवरऑल हेल्थ और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर वो मैल न्यूट्रिशन का मतलब शिकार है तो हो सकता है वो मैल न्यूट्रिशन जैसी परिस्थितियों से बाहर निकल पाए। तो उसकी फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम हुडको ने चला। इसके बाद आगे बात करते हैं कुमार नितेश। सब जानते ही होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं पैरालंपिक्स पेरिस में। बैडमिंटन से खेल मतलब बैडमिंटन के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो इंडियन पैरालंपिक चैंपियन कुमार नितेश को नॉमिनेट कर दिया गया है मेंस पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। आई सेड नॉमिनेट करा है। किसने किया नॉमिनेट? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। इन्होंने SL3 कैटेगरी में, ही हैज वॉन गोल्ड इन SL3 कैटेगरी ऑफ पैरा बैडमिंटन। तो अभी देखते हैं इनको मिलता है ये अवार्ड या नहीं। अभी तो नॉमिनेट किया है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को दोस्तों सेलिब्रेट होता है। 1612 में इंडियन नेवी की स्टैब्लिशमेंट इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन ने करी थी। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सेलिब्रेट किया अपना 67 फाउंडेशन डे 4 दिसंबर को। 1957 में ये कंपनी बनी थी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इस कंपनी में 12 तो जोनल यूनिट्स आती हैं, 35 रीजनल यूनिट्स आती हैं और 15 सब रीजनल यूनिट्स आती हैं। तकरीबन 900 से ज्यादा तो स्टाफ है इस कंपनी के पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या काम करती है? ये इंडिया की इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कि CBIC के अंडर काम करती है। CBIC मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है। तो अभी इसी इनके फाउंडेशन डे में ना एक एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई। और क्या रिलीज किया गया? रिपोर्ट का नाम क्या था? स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023-24। और यहां पर स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023-24 में ये बताया गया इसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा, कि किस तरीके से एंटी स्मगलिंग, कमर्शियल फ्रॉड डिटेक्शन, इसमें इस कंपनी का क्या योगदान रहा और क्या DRI की परफॉर्मेंस रही लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इस रिपोर्ट में सब बताया गया है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट इलेक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट ईयर अभी इनका टर्म शुरू होगा, नॉट दिस ईयर। तो ट्रंप ने यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज आती हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। 5 देश तो हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर, सॉरी, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट भी इसका मेंबर है, इथियोपिया, इथियोपिया और ईरान। तो 10 मेंबर्स आते हैं अब ब्रिक्स में। पहले 5 आते थे, अब 10 आते हैं, तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया। अब ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ये लोग ना काफी टाइम से सोच रहे थे, काफी लाइक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि हम लोग ना एक काम करते हैं, एक अपना ब्रिक्स देश सोच रहे थे कि ब्रिक्स करेंसी बना लेते हैं। अब ब्रिक्स करेंसी बना तो लो, बट अगर आप ब्रिक्स करेंसी बनाओगे ना तो सीधा सीधा आपके दिमाग में चल रहा है डी डॉलराइजेशन। मतलब डॉलर में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है आप उसको जनरली कम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा वार्निंग दे दिया। और वैसे तो बहुत ज्यादा कैजुअल लैंग्वेज को यूज करते हैं ये, जो कि करना नहीं चाहिए वैसे डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। तो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं वार्न करता हूं सभी ब्रिक्स कंट्रीज को कि इफ यू एवर ट्राई टू कम विद अ ब्रिक्स करेंसी,
और माइटी यूएस डॉलर को अगर आपने कभी कॉम्पिटिट करने की कोशिश करी तो मैं 100% टैरिफ आप देशों के ऊपर लगा दूंगा, और उसके बाद नीचे ये लिखते हैं गो एंड फाइंड सम अनदर सकर। तो इस तरह की मतलब लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, बट ही यूज दैट। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये लोग सोच रहे थे कि डॉलर को थोड़ा कॉम्पिटिट करने के लिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि दुनिया में सारा ट्रेड जो है, या मतलब दुनिया की जितनी भी करेंसीज होंगी, उसका कंपैरिजन डॉलर के साथ होगा। तो वो एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद डॉलर का डोमिनेंस वर्ल्ड में शुरू हो जाता है। उसी डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही थी। इसके बाद जस्टिस मनमोहन की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं वैसे तो, बट अभी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज थे वो डीवाई चंद्रचूड़ थे। और डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो रिटायर हो गए थे। इनकी न्यूज हम लोगों ने कवर भी करी है। और डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस रह गए 33। और अभी फिलहाल संजीव खन्ना जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यूं तो 34 जजेस होते हैं, अब डीवाई चंद्रचूड़ के बाद 33 रह गए। तो एक एक जज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आना था। तो वो एक जज कौन रहे? जस्टिस मनमोहन। जस्टिस मनमोहन जो इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं थे, इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में होती है? तो आर्टिकल 124 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। बट कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, ये डिसाइड करता है कॉलिजियम। और कॉलिजियम एक सिस्टम है जो इंडिया में 1998 से चला आ रहा है, जिसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि विच जज शुड बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आईएमओ ब्रेवरी अवार्ड्स की। आईएमओ ब्रेवरी अवार्ड्स 2024, ये अवार्ड जो है, ये सेरेमनी 2 दिसंबर 2024 को लंदन में हुई। और मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी सेशन चल रहा था लंदन में 2 से 6 दिसंबर के बीच, जिस सेशन के पहले ही दिन ये अवार्ड बांट दिए गए। तो ये अवार्ड दिए गए हैं कैप्टन अभिलाष रावत एंड द क्रू ऑफ ऑयल टैंकर मार्लिन नुआंडा। और सेकंड ये अवार्ड दिया गया है कैप्टन जॉर्ज फर्नांडो गैलेवीज फ्यूंटीज एंड द क्रू ऑफ टगबोट पिमैक्स माया। ऑफ कोर्स भाई, इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो ऐसा ब्रेवरी का काम किया ही होगा, वो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। बस अवार्ड किसको मिला है एक बार वो देख लो आप। इसके बाद आगे बात करते हैं भेल की। भेल ने जीत लिया है अभी CII एक्सिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सेलेंस। भेल स्टैंड्स फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इन्होंने बहुत ही प्रेस्टिजियस CII एक्सिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सेलेंस जीत लिया है दूसरी बार। दूसरी बार, पिछले साल भी इन्होंने जीता था, इस बार भी इन्होंने ही जीता है। यहां पर यूरोपियन सबसे अवार्ड अगर बात करें तो ये अवार्ड किसके बेसिस पर बनाया गया है? तो दिस अवार्ड इज मॉडल्ड ऑन यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सेलेंस फ्रेमवर्क। तो अगर हम भेल किस कंपनी की बात करें तो ये हमेशा कमिटेड रही है रिजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो काफी सारी चीजें जो है भेल की यहाँ पर मिलती जुलती, मतलब ठीक है, कंपनी बढ़िया है। इसके बाद नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। एंड 5 दिसंबर भी सेलिब्रेट वर्ल्ड सॉइल डे। इसके बाद आगे बात करते हैं। आप लोग यूपीआई लाइट वॉलेट तो यूज करते होंगे ना? पहले क्या होता था, यूपीआई लाइट वॉलेट का ना एक ट्रांजेक्शन के ऊपर लिमिट था, और ट्रांजेक्शन का लिमिट क्या था? 500 रुपए एट अ टाइम। आप किसी को अगर एक बार में पे कर रहे हैं तो 500 रुपए से ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है। और एक इसमें दूसरी लिमिट भी थी। और दूसरी लिमिट क्या थी कि अगर आप इसमें पैसे लोड करना चाहते हैं, मतलब यूपीआई लाइट एक एक्चुअली में यूपीआई वॉलेट ही था। यूपीआई वॉलेट था। बहुत सारी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स करते हो ना आप लोग, जिसमें आपको पिन डालना पड़ता है। तो विदाउट पिन अगर आप छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स कर दो तो उसके लिए यूपीआई वॉलेट का फीचर आपके पास था, जिसको ये यूपीआई लाइट कह रहे हैं। ये 2022 में दिसंबर में शुरू हुआ था, सितंबर में शुरू हुआ था। जिसमें वैसे तो आप दिन के 4,000 रुपए लोड कर सकते थे, लाइक 4,000 रुपीज इन अ डे, जिसमें 2-2 हजार के, मतलब एट अ टाइम आप लोग 2,000 से ऊपर नहीं डाल सकते थे यूपीआई वॉलेट में। और एट अ टाइम किसी को 500 रुपए से ऊपर पे नहीं कर सकते थे। तो ये लिमिट दोनों की बढ़ा दी। अब एट अ टाइम आप किसी को 1,000 रुपए पे कर सकते हो। और ये जो 2,000 की लिमिट थी ना, मतलब ये 4,000 ओवरऑल की लिमिट जो थी, उसको यहां पर इंक्रीज करके 5,000 कर दिया है। मतलब मैंने क्या बोला कि यूपीआई वॉलेट के हेल्प से आप एक दिन में 4,000 रुपए से ऊपर नहीं खर्च कर सकते थे। इसकी इसकी वॉलेट की लिमिट थी।
तो उस लिमिट को बढ़ाकर अब 5,000 कर दिया गया है, बट ये लिमिट आज भी सेम है। मतलब एट अ टाइम आप 2,000 से ऊपर अपने वॉलेट में नहीं डाल सकते हैं, ये लिमिट आज भी सेम। तो इस लिमिट को क्यों चेंज किया गया है भाई? लोग ऑफ कोर्स यूपीआई की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में ट्रेंडिंग चल रहा है यूपीआई लाइट और यूपीआई। तो ये फीचर आरबीआई ने 2022 में इंट्रोड्यूस किया था, स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस आसानी से तेजी से हो जाए विदाउट एंटरिंग द पिन, इसलिए। इसके बाद आगे बात करते हैं यार। सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया है किसका? रबर, नेचुरल रबर प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपको बता दूं, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नेचुरल रबर प्लांटेशन की ड्राइव एक प्रोजेक्ट के अंडर चल रही थी। एंड व्हाट वाज द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का नाम था इन रोड प्रोजेक्ट। इन रोड की यहाँ पर फुल फॉर्म है इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2024-25। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रबर प्लांटेशन चल रहा था, और भाई वहां पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, आराम से हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को रिमार्केबल सक्सेस मिली है इन दिस ईयर। तो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स और वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल रबर को प्लांट किया गया है। कितने हेक्टेयर लैंड पर? तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इज अंडर रबर प्लांटेशन। और ये प्रोजेक्ट कौन सा है? इन रोड इंडिया प्रोजेक्ट। तो इसको याद करके जाना। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये इनिशिएटिव जो है ये एक्चुअली में फिनेंशियली सपोर्ट किया है 4 की मेंबर्स ऑफ ऑटोमेटिव टाइप मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। मतलब ये इनरोड प्रोजेक्ट जो है ये 4 लोगों के द्वारा फंडेड है। कौन सी 4 कंपनीज? अपोलो, सीएट, जेके, एमआरएफ। आपको पता होगा ये टायर कंपनीज है इंडिया में। तो ये 4 मेंबर्स है ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। इनके द्वारा ये इनरोड प्रोजेक्ट जो है ये फंडेड है। और प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया उसकी गाइडेंस में, उनकी प्रॉपर निगरानी में, सुपरविजन में ये प्रोजेक्ट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था। अगर आपको याद आ रहा हो, आई टोल्ड यू, जब नीफियो रियो गए हुए थे यूके, और यूके में वेल्स की गवर्नमेंट के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था कि इस साल जो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, वो फेस्टिवल वेल्स गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में होगा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का स्टार्ट हो चुका है, और इस बार ये 25th एडिशन था है। और इसका थीम रखा गया कल्चरल कनेक्ट। ये 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक चलता है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड। और इस बार जैसे कि मैंने बोला, वेल्स की गवर्नमेंट के साथ आपने इसको सेलिब्रेट किया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है बेटा यूनिफाइड लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल, जिसका नाम रखा है ई मैप। अब ये ई मैप क्या है आपको बता दूं। दिस इज द यूनिफाइड लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। और यहां पर मतलब एक ही पोर्टल की मदद से, आपको वैसे ही बता रहा हूं ये ई मैप पोर्टल क्या है। तो बहुत सारी बिजनेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा इस ई मैप पोर्टल में। बहुत सी ऑनलाइन एप्लीकेशंस डालनी होती है ना आप लोगों को, लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए, लीगल मेट्रोलॉजी के लिए, जिसके लिए आपको इससे पहले ना अलग अलग फ्रेमवर्क्स में, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर, अलग अलग ऑफिसेज में ये सब चीजें अप्लाई करनी होती थी। तो बड़ा ही मुश्किल था यार। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंकिंग आपको पता ही है कितनी खराब है। तो बिजनेस बहुत ज्यादा यहाँ पर मोटिवेट होंगे, प्रमोट होंगे। अब उन लोगों को मल्टीपल स्टेट्स के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था वो सब। तो यहाँ पर विदाउट कंज्यूमिंग मच टाइम, बहुत ही फास्टर मैनर में आपका काम हो जाएगा। और ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बढ़ेगी। एक पोर्टल पर सब कुछ अवेलेबल है, मल्टीपल स्टेट पोर्टल्स पर जाने की जरूरत है ही नहीं। फॉर व्हाट? फॉर अप्रूवल्स, फॉर द लीगल मेट्रोलॉजी, फॉर लाइसेंस, फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। ये सारे बेनिफिट्स एक पोर्टल पर आप सभी बिजनेसेस और सभी इंडस्ट्रीज को मिलेंगे। तो बहुत ही स्टेट लेवल मेट्रोलॉजी, जहां जहां पर स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स, मतलब स्टेट के पहले ना, इससे पहले मेट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग पोर्टल्स होते थे। तो सारे ही स्टेट लेवल मेट्रोलॉजी पोर्टल्स को इन्होंने इंटीग्रेट किया। और हाँ, उसको इंटीग्रेट करने के बाद एक पोर्टल यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका नाम रखा गया ई माप। अगर आप माप की बात करें तो हिंदी में इसको मेजर, इंग्लिश में इसको मेजरमेंट कहते हैं। तो मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेट्रोलॉजी एक्चुअली में एक मेजरमेंट की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। सो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। बहुत सारी, भाई मेजरमेंट का तो आपको पता ही है, यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे फील्ड में सबसे पहले होता है इंडस्ट्रीज, रिसर्च, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट। तो भाई मेट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रोलॉजी भी अलग अलग तरीके की होती है।
अगर हम लीगल मेट्रोलॉजी की बात करें तो लीगल मेट्रोलॉजी जो है, यहां पर मेजर किया जाता है क्या, यहां पर मेजर किया जाता है कि फेयर ट्रेड, और मतलब कोई कंपनी जो ट्रेड कर रही है, जो कंपनी कंज्यूमर्स के साथ डील कर रही है, तो क्या जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको मेजर किया जाता है लीगल मेट्रोलॉजी में। क्या उस कंपनी के द्वारा जो ट्रेड की जा रही है, इज इट फेयर ट्रेड? तो ये लीगल मेट्रोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों। मेट्रोलॉजी का मतलब मेजरमेंट, लीगल मेट्रोलॉजी में दो चीजें आ जाती हैं, कंज्यूमर्स और फेयर ट्रेड। तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को मेजर करते हैं, फेयर ट्रेड को मेजर करते हैं, देखते हैं कि कंज्यूमर कितने प्रोटेक्टेड उस कंपनी में है या इंडिया में है ना। तो ये है लीगल मेट्रोलॉजी। तो लीगल मेट्रोलॉजी का पोर्टल है ईमाप। मेट्रोलॉजी भी तरह तरह की होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं, असम गवर्नमेंट ने यहाँ पर पब्लिक कंजम्पशन ऑफ बीफ के ऊपर बैन लगा दिया है। असम के इस बार चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा बिस्वा है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। इन्होंने बैन कर दिया है पब्लिक कंजम्पशन ऑफ बीफ। 4 दिसंबर से ये लॉ असम में इंप्लीमेंट हो चुका है। तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फेस्टिवल्स, कम्युनिटी इवेंट्स, रिलीजियस, सोशल या अदर पब्लिक फंक्शंस में बीफ कंजम्पशन पर बैन लगा दिया है। रीजन क्या रखा गया? रीजन यहाँ पर जो है, ये कुछ कंसर्न्स है जो रेज करे थे स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट भूपेन कुमार बोरा एंड दुबरी एमपी रकुल हुसैन ने, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि बीफ का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्शन कैंपेन्स में चल रहा था इन द समागुरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर बाई इलेक्शंस हुए थे, वहां पर ओपनली बीफ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। उसके बाद एकदम से असम गवर्नमेंट जो है ये हरकत में आती है और पूरे ही असम से पब्लिक कंजम्पशन ऑफ बीफ पर बैन लग जाता है। तो असम में कौन सा एक्ट है जिसमें ये सब कुछ हुआ है? तो असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 को अमेंड किया गया है, जिसमें पब्लिक कंजम्पशन ऑफ बीफ के लिए एक नया प्रोविजन ऐड किया। इसके बाद आगे बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस। सबने पता है भाई, हाई वोल्टेज इलेक्शंस हुए थे महाराष्ट्र में, समझ ही नहीं आ रहा था कौन जीतेगा। तो महाराष्ट्र में इस बार महायुक्ति सरकार बनी है, महायुक्ति गवर्नमेंट की सरकार बनी है। मतलब यहाँ पर बीजेपी अलायंस जीत गई है, आप ये मान के चलो। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये एकनाथ शिंदे बनेंगे सीएम, क्योंकि प्रीवियसली तो यही सीएम थे, या बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो है, ही इज अबाउट टू टेक द ओथ ऑफ महाराष्ट्र एज द चीफ मिनिस्टर। तो एकनाथ शिंदे जो है, इनका क्या रोल रहेगा इस गवर्नमेंट में, काफी सस्पेंस में रखा है बीजेपी ने अभी तक। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से है, अजीत पवार जो एनसीपी से है, हो सकता है कि ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि ताडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, और कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, जैसे अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स। इसके बाद आगे बात करते हैं इक्जिको। तो सबको पता ही होगा, जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। इक्जिको से आप लोग ट्रेन को बुक कर सकते हैं, ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इस इक्जिको ने इंडियन कैप्टन क्रिकेटर रोहित शर्मा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया है फॉर द ट्रेन एप्लीकेशन इक्जिको। इसके बाद इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट की बात करते हैं हम लोग। इनका नाम है जसलीन कौर। जसलीन कौर को यहाँ पर मिल गया है टर्नर प्राइज 2024। टर्नर प्राइज शी हैज वॉन। किस लिए मिला है? फॉर हर वर्क एनिमेटिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू रिफ्लेक्ट द प्लुरैलिटीज ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। तो ऑफ कोर्स, मतलब इनका किस तरीके से एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने यूज करा, एनिमेट किया, ताकि हमारी कम्युनिटी के प्लूरल ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट किया जा सके। जसलीन कौर इज 38 ईयर्स ओल्ड और यंगेस्ट आर्टिस्ट हैं ये, अभी आपको बता दूं, जिनको नॉमिनेट किया गया था अपने एग्जीबिशन के लिए दिस ईयर। एग्जीबिशन जिसका नाम था ऑल्टर अल्टार, विच हैपेंड इन ग्लासगो यूके। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों इंडिगो। बहुत सारी जो एयरलाइंस है उनको रैंकिंग मिल रही थी यहाँ पर। तो रैंकिंग का नाम था एयर हेल्प सर्वे 2024। और आपको बता दूं, इंडिगो जो इंडिया का बजट कैरियर, भाई एक फ्लाइट है, मतलब बजट आपको मिलता है यहाँ पर, फ्लाइट्स, बजट फ्लाइट्स मिलती है, सस्ती फ्लाइट्स मिल जाती हैं। तो दुनिया भर की 109 एयरलाइन कंपनीज को रैंकिंग मिली, और इंडिया की इंडिगो नंबर 103 पर खड़ी है। लाइक वर्स्ट, आई सेड वर्स्ट बजट कैरियर कंपनी इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। ये रैंकिंग जो है, ये डेटा इस रैंकिंग के लिए जनवरी से अक्टूबर 2024 में कलेक्ट किया गया, और ये 109 एयरलाइन कंपनीज दुनिया की 54 कंट्रीज की हैं।
ये रैंकिंग जो है ये 3 एरियाज पर बेस थी। पहला अपना ऑन टाइम परफॉर्मेंस, दूसरा कंज्यूमर ओपिनियन और तीसरा क्लेम प्रोसेसिंग। जिसमें ऑन टाइम परफॉर्मेंस में इंडिगो को 6.6, कंज्यूमर ओपिनियन में 7.5 और क्लेम प्रोसेसिंग में बहुत ही गंदा 0.3 मिला। तो जो फर्स्ट आया है उसको कितने मिले हैं रैंक, आपके सामने है, ब्रुसेल्स एयरलाइंस। लाइक ये टॉप में है। इनको ऑन टाइम परफॉर्मेंस में 8.12, इनको कस्टमर ग्रीवियंस में 7.9। दोनों में ही इंडिगो बहुत बुरी तो नहीं है, पर क्लेम प्रोसेसिंग की वजह से देखो कितना रैंक बिगड़ गया। क्लेम प्रोसेसिंग में इंडिगो 0.3 है और ब्रुसेल्स एयरलाइन इज 8.7। तो टॉप 10 एयरलाइंस इन द वर्ल्ड में सबसे ऊपर ब्रुसेल्स, सेकंड पर कतर एयरवेज, थर्ड पर यूनाइटेड एयरलाइंस, फोर्थ पर अमेरिकन एयरलाइंस, फिफ्थ पर प्ले, सिक्स पर ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, सेवेंथ पर पॉलिश एयरलाइंस, एट पर एयर अरेबिया, नाइन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाइडरो, और टेंथ पर एयर साइबेरिया सॉरी सर्बिया। और हम लोग आ रहे हैं बिल्कुल 103 पर इंडिगो के साथ। सही में वैसे तो ठीक है, वह क्लेम प्रोसेसिंग में ये कंपनी सही में बहुत बुरी है। इसके बाद आगे बात करते हैं। मेंस जूनियर एशिया कप हुआ अभी हाल फिलहाल में, और इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट कर कर एशिया कप कर लिया है लिफ्ट। ये मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी में खेला गया था, ठीक है जी। और आपको बता दूं ये इंडिया का 5वां टाइटल है, इससे पहले हम 4 बार जीत चुके हैं। तो हमारा एक रिकॉर्ड है। लाइक कब कब 2004 में जीता, 8 में जीता, 15 में जीता, 23 में जीता, अब दोबारा 24 में भी जीत लिया। तो 5वां टाइटल है ये हमारा एशिया कप का। पिछले साल भी जीता, इस साल भी जीत लिया। December 4 सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के रूप में। December 4 को इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेट होता है। और उसके बाद दूसरा करंट अगर हम देखते हैं तो वो अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल के बारे में बात करता है। आपको पता होना चाहिए क्लास 10th की एनसीईआरटीज में इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स से एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बहुत सारी फूड ग्रेन्स खरीद लेती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाने वाली फूड ग्रेन्स जो है वो फिर स्टोर्स में रखे जाते हैं। मतलब अगर आप याद करें तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे राशन स्टोर्स होते हैं, जिन राशन स्टोर्स को फेयर शॉप भी कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स। और फेयर प्राइस शॉप से यूज करके एमएसपी पर खरीदा गया अनाज जो है वो गरीब लोगों को बांट दिया जाता है, जिनको राशन कार्ड्स मिलते हैं, है ना। तो ये पूरा राशन कार्ड पर फूड ग्रेन्स बांटना, इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। बहुत सारी प्रोग्राम्स पीडीएस को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाए हैं। तो इसी पीडीएस को और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए प्रहलाद जोशी जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने दो पोर्टल, दो चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है। पहला है अन्ना चक्र और दूसरा है स्कैन पोर्टल। अन्ना चक्र क्या करेगा भाई? अन्ना चक्र जनरली यहाँ पर लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छा करेगा। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है यार, कि हमको पता है कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स आप लोग खरीद रहे हैं, मतलब फार्मर से जो फूड ग्रेन्स एमएसपी पर यहाँ पे खरीदी जा रही है, वो एक्चुअली में फूड ग्रेन्स जो है वो स्टोर किया जा रहा है गवर्नमेंट के मैं ये बोलूंगा गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज में, है ना। तो वो जो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हैं अगर हम देखें। और वो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज से जो सामान है वो राशन शॉप्स तक किस तरीके से पहुंचेगा, उसके लिए आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, है ना। हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना भी हम लोग सामान खरीदते हैं वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जो है, एफसीआई स्टोर करता है, एफसीआई मैनेज करता है यहाँ पर सारे के सारे जितने भी आप लोगों के पास हाउसेस हैं, स्टोर हाउसेस हैं। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेस से सामान ग्रेन्स पहुंचती है फेयर प्राइस शॉप्स तक। और फेयर प्राइस शॉप्स पे लाइन खड़ी करते हैं पुअर्स, जो पीडीएस सिस्टम से वो सारा सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पर अन्ना चक्र क्या करेगा, फेयर मतलब ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेकर फेयर प्राइस शॉप तक का जो सफर है फूड ग्रेन्स का, लॉजिस्टिक्स, इसको बेहतर करेगा, ठीक है जी। ताकि एफिशिएंट और बहुत ही सस्टेनेबल मैनर में फूड ग्रेन का मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया अच्छे से हो सके। तो ये एक एक्चुअली में अन्ना चक्र जो है ये एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली के बीच में। तो यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और अच्छा किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप जाते हैं गरीब, बहुत सारे गरीबों को तो यही बोल देते हैं राशन शॉप्स वाले की राशन खत्म है, जबकि राशन सड़ रहा होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेज में। स्कैन पोर्टल क्या है? स्कैन पोर्टल एक सिंगल विंडो सिस्टम है फॉर ऑल द स्टेट्स टू सबमिट एंड प्रोसेस द फूड सब्सिडी क्लेम्स, ensuring ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी।
आपको पता ही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी तो बांटती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स जो भी यहाँ पर सब्सिडी का क्लेम के लिए जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, वो केवल स्कैन पोर्टल, एक पोर्टल हम दे रहे हैं, इस पोर्टल पर सारे स्टेट्स अपने सब्सिडी, फूड प्रोसेसिंग सब्सिडी के क्लेम्स यहाँ पर फाइल कीजिए, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनर में सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोगों तक पहुंच जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, इसने अप्रूव कर दिया है इंडिया में, खास करके तेलंगाना में, दो जगहों पर दो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाने हैं। ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर्स किसके ऊपर रिसर्च करेंगे? कॉटन के ऊपर, ऑन कॉटन इन इन तेलंगाना। कहा जाता है तेलंगाना के द्वारा कि सर, मतलब आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद था, मतलब जब से हम बाइफरकेट हुए हैं, तो स्टेट का जो नेशनल लेवल कॉटन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर्स में जो इसका तेलंगाना का जो रिप्रेजेंटेशन था सर, वो एकदम से खत्म हो गया है। जिसकी वजह से प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये नेशनल कॉटन रिसर्च सिस्टम में पिछले 10 सालों से पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही है। तो सर प्लीज आप मदद कीजिए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर्स को तेलंगाना में स्टैब्लिश कीजिए। हम कॉटन रिसर्च में दोबारा से वो, मतलब बिफोर बाइफर्केशन वाला जो हमारा पोजीशन था, वो हम दोबारा चाहते हैं। तेलंगाना के बारे में हम देख लेते हैं। जिष्णु देव वर्मा इनके गवर्नर है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, और हैदराबाद कैपिटल है। इसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु और दिल्ली, भाई साहब ये टॉप करते हैं मॉलवेयर अटैक्स में। नाउ व्हाट आर द मॉलवेयर अटैक्स? एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025। रिलीज किसने किया है? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला है कि सर तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पर दिल्ली, ये तीन सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन है बाय साइबर अटैक्स। और साइबर अटैक्स मेजरली कौन कौन से सेक्टर्स में हुए हैं ज्यादा? तो हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर, ये थर्ड नंबर पर आए। तो ये टॉप मोस्ट टारगेटेड सेक्टर्स हैं विच आर टारगेटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स। और सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु, और फिर दिल्ली में हुए। ठीक है जी। और ज्यादातर मतलब जो मॉलवेयर यूज किया जा रहा है इन सभी साइबर अटैक्स में, वो ट्रोजन है। तो ट्रोजन मॉलवेयर को यूज कर रहे हैं, और उसके बाद दे आर यूजिंग इन्फेक्टर्स। तो ट्रोजन का यूज 43% हो रहा है, एंड इन्फेक्टर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर 34% ऑफ केसेस में हमें इन्फेक्टर्स देखने को मिल रहा है। तो जनरली मॉलवेयर प्रोग्राम यूज किए जाते हैं अटैकर्स के द्वारा, ताकि वो आपके सिस्टम से वो डेटा निकाल सके, और फिर आपसे ब्लैकमेलिंग होती है, और एक्सटॉर्शन एक तरीके से आप उस पूरे डेटा का पैसा लेते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस डे सेलिब्रेट होता है, और पहली बार ये डे 1949 में सेलिब्रेट किया गया था। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी है, रिपोर्ट दी है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये बोल रहा है कि इंडिया के सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर 2024 में, मैं केवल अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर अक्टूबर में 60 टन गोल्ड खरीद लिया। 60 टन गोल्ड इन्होंने खरीद लिया है। और अगर हम टोटल, मतलब अक्टूबर तक की बात कर रहा है वैसे, तो ये केवल अक्टूबर में इन्होंने 60 टन खरीदा। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोल रहा है कि सर अगर हम जनवरी से अक्टूबर 2024 को देखें ना, तो इंडिया ने वैसे टोटल में 77 टन ऑफ गोल्ड परचेज किया है। इसमें से 60 टन गोल्ड तो ये केवल अक्टूबर में परचेज कर चुके हैं। और अगर हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, लाइक 2023 में हमारे आरबीआई ने कितना गोल्ड परचेज किया था, तो उसके कंपैरिजन में 2024 में जो हमने गोल्ड परचेज किया है, वो 5 गुना ज्यादा है, लाइक 5 टाइम्स हाइयर। तो इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो अक्टूबर अक्टूबर में 27 टन बढ़ गया। ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। अभी तक हमारे पास टोटल गोल्ड कितना है? देखो यार, 1000 टन तो नहीं पहुंचा, बट वी आर वेरी क्लोज टू 1000 टन। 882 टन तो हम लोग, हमारे पास गोल्ड है, जिसमें से 510 टन गोल्ड तो है इंडिया में अवेलेबल। और बाकी का जो 360 जो टन गोल्ड आप लोगों का बचा, या 370 टन जो गोल्ड बचा, वो हम लोगों ने बाहर के दो कंट्रीज, सॉरी बाहर के दो बैंक्स के लॉकर में सेव कर रखा है। एक तो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और एक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो इन बैंक्स में इंडिया ने लॉकर ले रखे हैं, आरबीआई ने, और यहाँ पर हमने अपना गोल्ड सेव किया हुआ है। और वो बात भी सच है कि हर साल का हम लोग करोड़ों अरबों में यहाँ पर लॉकर के रेंट पे करते हैं। इसके बाद इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 2023-24 में 64.33 करोड़ से बढ़ा।
जो कि 2017-2018 के डेटा के हिसाब से 47.5 करोड़ ज्यादा था। मतलब 47.5 करोड़ था कभी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का रेट 2017-18 में, और 2023-24 में अब ये 47.5 करोड़ से बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। मतलब सरकार के डेटा को माने तो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ी है। और ये रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट को पढ़कर मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट का नाम है क्लेम्स, जिसमें के का मतलब है कैपिटल, एल का मतलब है लेबर, ई का मतलब एनर्जी, एम का मतलब मटेरियल, एस का मतलब सर्विसेज। तो ये क्लेम्स डेटाबेस रिपोर्ट आरबीआई पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट में जनरली एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट बताए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे गजब चीज क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट दोस्तों केवल गवर्नमेंट सेक्टर के नहीं होते हैं। ये बहुत एक मिसलीडिंग फैक्ट है, यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जॉब्स दोनों को ही काउंट करती है आरबीआई। इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा समझकर मतलब हंसी आ रही होगी कि इतनी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं निकली है, प्राइवेट जॉब्स भी ये साथ में काउंट कर रहे हैं। इसके बाद ये आपको धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं, हाँ ये बिल्कुल एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर एक चैनल अनवील किया। चैनल का नाम है चैनल 31। आपको बता दूं ये इंडिया का पहला चैनल होने वाला है जो कि साइन लैंग्वेजेस का चैनल है। इट इज कंप्लीटली इन इंडियन साइन लैंग्वेजेस। बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है पीएम ई विद्या इनिशिएटिव का, क्योंकि पीएम ई विद्या इनिशिएटिव इंडिया में एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट, एक इंक्लूसिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट को बनाना चाहता है उन लोगों के लिए भी जिनको हियरिंग डिसेबिलिटीज हैं। तो ये पूरा की पूरा चैनल 31 ऑपरेट कौन करेगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसको करने वाली है ऑपरेट। और यहाँ पर न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल रिसोर्सेज से रिलेटेड चीजें हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए शोकेस की जाएगी। दिस इज चैनल 31। आगे बात करते हैं, इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स का 68th सेशन होस्ट करने वाला है। बहुत ही हिस्टोरिक माइलस्टोन है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है एज द चेयरमैन फॉर द 68th सेशन ऑफ CND, मींस कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग। पहली बार हम लोग ये करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग के बारे में बात कर लूं बेटा, तो ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। CND एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है UN की, जो फोकस करती है ग्लोबल ड्रग चैलेंजेस पर, जो फोकस करती है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर कि किस तरीके से ग्लोबल ड्रग चैलेंजेस को रोका जाए। ये ऑपरेट करता है, CND जो है ये ऑपरेट करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो UNODC के अंडर CND ऑपरेट करता है। और UNODC जो है ये वियना में है। एंड इट इज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ UNECO SOC। तो एक तरीके से ये देखो कि CND जो है ये UNODC के अंडर काम करता है, और UNODC जो है वो ECO SOC के अंडर काम करता है। इसके बाद गुजरात का एक घर चोला एक ड्रेस होती है, आपको बता दूं वेडिंग के टाइम पर पहनी जाती है ये। तो घर चोला को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है। पहली बात तो GI टैग क्या, देखो यार GI टैग ना किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है और किसी ऐसे रीजन से रिलेटेड दिया जाता है अगर वो प्रोडक्ट किसी एक खास रीजन का यूनिक प्रोडक्ट हो। मैंने बोला कि ये दिल्ली का प्रोडक्ट है, केवल दिल्ली में ओरिजिनली इसको बनाया जाता है। तो मान के चलो कि घर चोला गुजरात का प्रोडक्ट है, तो मैंने गुजरात के घर चोला को GI टैग दे दिया। तो अगर मार्केट में घर चोला बिक रहा होगा ना, घर चोला कहकर कोई कपड़ा बिक रहा होगा, तो इट हैज टू बी फ्रॉम गुजरात ओनली। उसको गुजरात से ही होना पड़ेगा, और गुजरात के भी उसी डिस्ट्रिक्ट से होना पड़ेगा जहां पर ये बनाए जाते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि तमिलनाडु में घर चोला मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो आपको बेच दिए गए। आपको कैसे पता लगेगा कि वो तमिलनाडु वाले घर चोला जो है वो ओरिजिनल है। तो GI टैग एक सर्टिफिकेशन है जो आइडेंटिफाई करता है एक प्रोडक्ट के ओरिजिन को, कि ये प्रोडक्ट यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी यूनिक क्वालिटीज को। और ये एक तरीके से IPR है, मतलब एक लीगल प्रोटेक्शन है उस प्रोडक्ट को, कि कोई भी इंसान इस प्रोडक्ट का कॉपी नहीं मतलब कर सकता, कोई इसको इमिटेट नहीं कर सकता, या कोई इसको अनऑथोराइज तरीके से यूज नहीं कर सकता, कोई और नाम से इसको कोई कहीं और जगह पर बना के बेच नहीं सकता। GI टैग परमानेंटली नहीं मिलते हैं आपको, ये केवल 10 सालों के लिए मिलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सबसे पहला GI टैग मुझे याद है दार्जिलिंग टी को मिला था, असम की दार्जिलिंग टी को। तो गुजरात का ट्रेडिशनल घर चोला जो है इसको मिल गया है GI टैग। ये हिंदू और जैन कम्युनिटीज पहनती है वेडिंग के टाइम पे। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो घर चोला है क्या, तो घर चोला एक ट्रेडिशनल साड़ी है जो कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस कलर रेड, मरून, ग्रीन, येलो में बनती है। ठीक है, तो कलर्स होते हैं इनके।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है घरचोला इन हिंदू रिचुअल्स एंड वेडिंग्स। इसके बाद दिस इज द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर ऑनर दे दिया गया है पैट्रियट पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड। इनको पैट्रियट ऑफ द ईयर बोला गया है इन न्यूयॉर्क, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया था फॉक्स नेशन ने। इसके बाद 9th ऑफ दिसंबर को वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट करंट विच इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है राजनाथ सिंह, ही इज रिसेंटली ऑन हिज विजिट टू रशिया, और ये रशिया में रहेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो, मैं आपको बता रहा था कि रशिया एक, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से कोई डिफेंस इक्विपमेंट रशिया ने हमको दिए नहीं है। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब से डिफेंस, मतलब जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब पहली बार रशिया जो है वो हमको एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस तुशील देगा। तो आईएनएस तुशील को लेने ही गए हैं वैसे आप देखें राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, वहां पर रशियन डिफेंस मिनिस्टर एंड्रे एंड्रे बेलोसोव से मिलेंगे। और ये 21st मीटिंग इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को होस्ट करेंगे, मतलब को मतलब एड्रेस करेंगे। 10th ऑफ दिसंबर 2024 को ये मीटिंग मॉस्को में होनी है। और इस पूरी की पूरी विजिट में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंडियन नेवी के नए मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस तुशील, जो कि यांत्रा शिपयार्ड कैलिनग्राड यहाँ पर खड़ा हुआ है हमारा, और यहाँ से ये फ्लैग ऑफ कर दिया जाएगा इंडिया के लिए। और फिर इंडिया में पहुंचते ही इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा हाथ के हाथ। ये बनकर तैयार हो चुका है, इसको लेने ही गए रहे, मतलब इसको लेने ही गए हैं या ये कह लो आप। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, और इसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस समय संजय सेठ है। And this is the end of the video on current affairs first week December, where I have covered all the important news from 1st of December till 9th of December. I hope you all have enjoyed the session very much. और बहुत लंबी वीडियोस हो जा रही थी इसलिए बच्चों ने बोला कि सर काइंडली कट इट इनटू पार्ट्स, तो आई हैव कट इट इनटू पार्ट्स सो दैट यू गाइस कैन वॉच इट विद योर ईज। जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, if you want to like give any extra information, comment sections are always open for you guys। और अच्छा वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों लाइक किए बिना मत जाइएगा। एक्चुअली योर लाइक्स एंड योर सब्सक्रिप्शन गिव्स मी द मोरल टू मेक सच वीडियोस इवन इन फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट की क्लास में बहुत जल्द, जहाँ पे हम दिसंबर सेकेंड वीक को कवर करेंगे। और क्योंकि 31 डेज का है तो आई ट्राई टू कवर द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर, and from 10th of December I'll cover the important news up till 17th। तो 10th से 17th की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं 18th भी कर दूं, तो इट डिपेंड्स। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ।